हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप अच्छे ही होंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले वीडियो में हमने भाषा, बोली और लिपि के बारे में अध्ययन किया था। भाषा विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है, यानी एक व्यक्ति मन के भावों को दूसरे के साथ व्यक्त करता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। उसके साथ साथ हमने व्यवहारिक भाषा, मानक भाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा के बारे में भी अध्ययन किया था। उसके बाद बोली, जो एक क्षेत्र विशेष की सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जिसे हम बोली कहते हैं। एक भाषा के अंदर कई बोलियां हो सकती हैं, जैसे कि हमने अध्ययन किया था कि पश्चिमी हिंदी के अंदर हरियाणवी, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली आदि आती हैं। पहाड़ी हिंदी है जिसके अंदर कुमाऊनी, गढ़वाली, मंडयाली। राजस्थानी के अंदर जयपुरी, मालवी, मेवाती और हाड़ौती आती हैं। पूर्वी हिंदी जो है उसके अंदर अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती हैं। और बिहारी हिंदी के अंदर भोजपुरी, मैथिली और मगही आदि बोलियां आती हैं। भाषा और बोली में अंतर भी हम पढ़ चुके थे, फिर भी एक बार पुनः उसका पुनरावर्तन कर लेते हैं कि बोलियां किसी एक ही भाषा का अंग होती हैं। बोलियां किसी एक ही भाषा का अंग होती हैं। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और बोलियों का क्षेत्र सीमित होता है। साहित्य रचना में भाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि बोलचाल में केवल बोली का ही प्रयोग किया जाता है। भाषा व्याकरण सम्मत होती है, बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। बोली बोलने वाला जो व्यक्ति होता है वो अपने लोगों के साथ बोली का प्रयोग करता है। जब वो किसी अन्य क्षेत्र में जाता है तो वहाँ पर वो भाषा का प्रयोग करता है। ये भाषा और बोली में अंतर था। इसके बाद हमने पढ़ा था लिपि। लिपि क्या थी कि किसी जो मौखिक ध्वनियों के मौखिक ध्वनियाँ जो होती हैं उनको लिखने की जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। और भारत की सबसे जो पुरानी लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। सभी लिपियों का जो ब्राह्मी लिपि है सबसे प्राचीनतम लिपि है, और अन्य लिपियों का विकास भी इसी से ही हुआ है। सभी का जो उद्भव है वो ब्राह्मी लिपि से ही माना जाता है। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि बहुत ही प्राचीन लिपियों मानी जाती हैं। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं ओर की लिखी जाती है और खरोष्टी लिपि में दाएं से बाएं ओर लिखते हैं हम लोग। तो ब्राह्मी लिपि के बाद गुप्त लिपि, शारदा लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि, जो असम हिंदी आदि इसमें से पढ़ते हैं। तो भाषा की बात करें तो भाषा में जो हिंदी वैदिक भाषा से लेकर के जो संस्कृत जो आज तक की हिंदी की भाषा का जो अगर हम अध्ययन करें तो सबसे पहली जो वैदिक संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। वैदिक संस्कृत है वो सबसे प्राचीनतम भाषा है। उसके बाद वैदिक के बाद आधुनिक संस्कृत, उसके बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद हिंदी। इस तरह उत्तरोत्तर इनका उद्भव और विकास होता चला गया। अरे हिंदी की जो यात्रा है वो किस तरह से है, संस्कृत से ही मानी जाती है। पहले वैदिक संस्कृत, फिर आधुनिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद हिंदी। ये इनका विकास था, हिंदी का विकास था। अब ये लिपि जो विभिन्न प्रकार की जो लिपियां हैं, जहां हम इसका पूर्व में भी अध्ययन कर चुके हैं कि और भारत की जो प्राचीनतम लिपियां हैं, जैसे ब्राह्मी लिपि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रही हुई, वहीं से इस देवनागरी लिपि का भी उद्भव वहीं से माना जाता है। जैसे मैंने बताया था भैया को, सबसे प्राचीनतम लिपि ऐसे कहा जाता है कि ये ब्रह्मा द्वारा रची गई थी, इसलिए इसे ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। तो लिपि के बाद हम चलते हैं व्याकरण पे। व्याकरण क्या है और व्याकरण का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। हिंदी भाषा घर में जन्म लेने के बाद ही उच्चारित होने लग जाती है। हिंदी भाषी घर में जन्म लेने के बाद बच्चा स्वयं ही हिंदी भाषा सीख जाता है। वह स्वयं ही क्रियाओं का प्रयोग करने लग जाता है। जैसे
मम्मी, अम्मी, पीऊँगा, ऐसे करके धीरे धीरे तोतली भाषा बोलना शुरू करता है। बाद में वह नहीं जानता कि वह अम्मी संबोधन कारक है या पीऊँगा क्रिया है, वो ये नहीं समझता, बस वो भाषा का प्रयोग करना सीखता है। लेकिन व्याकरण ही है जो हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान सिखाता है, सही कर्ता, कारक, कर्म जो कारक है उनके बारे में सिखाता है, और शब्दों के बारे में सिखाता है, वर्णों के बारे में सिखाता है, और वाक्यों के बारे में सिखाता है। तो व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान सिखाता है। अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त यदि कोई और भाषा सीखी जाती है तो सबसे पहले उसका व्याकरण सीखना पड़ता है, क्योंकि व्याकरण ही है जो व्याकरण हमें किसी भाषा का विशद यानी कि शुद्ध ज्ञान हमें सिखा सकता है। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। किसी भाषा को पढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है वर्णों की, वर्णों को समझना। तो किसी भी भाषा में वर्ण सबसे छोटी इकाई होती हैं, और किसी भी भाषा को प्रारंभ करने वाले बिंदुओं को वर्ण कहा जाता है। जैसे क, ख, ग, ये हमारे हिंदी देवनागरी में लिखने वाले जो वर्ण हैं, इन्हीं वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है, और तथा शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों का निर्माण होता है। इस प्रकार व्याकरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इनमें वर्णों के वर्ण विचार जो पहला भाग है, वर्ण विचार वर्णों के स्वरूप, उनके भेद, उनके उच्चारण स्थान, उनके प्रकार, स्थान, इनकी उत्पत्ति आदि के बारे में हम जानते हैं। संयोग, संधि आदि के बारे में हम इनके बारे में अध्ययन किया जाता है, वर्णों के बारे में। उसके बाद दूसरा जो है शब्द विचार। इसमें शब्द के स्वरूप, भेद, व्युत्पत्ति, प्रकार, लिंग, वचन, काल आदि का अध्ययन किया जाता है। तीसरा जो है वाक्य विचार। इसमें शब्दों द्वारा वाक्य रचना, भेद, अंग, प्रत्यर्पण, प्रत्यंग, विभिन्न प्रकार के पत्र, प्रस्ताव आदि, कहानी, विराम चिन्ह आदि का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है वर्ण विचार। इनके बाद करते साहित्य। साहित्य क्या है? यानी हित सहित साहित्य है। हित सहित साहित्य है अर्थात जिसमें समाज का हित हो, उस जो समाज का पथ प्रदर्शक बने, वही साहित्य है, उसे ही साहित्य कहा जा सकता है। जो समाज का पथ प्रदर्शन कर दे, जैसे हमारे रामायण है, गीता है, वो हमारे साहित्य हैं जो हमारे पथ प्रदर्शन करते हैं। किसी भाषा के संक्षिप्त ज्ञान को, किसी भाषा के संचित ज्ञान को और ज्ञान के जिसके अंदर संपूर्ण ज्ञान विद्यमान हो, किसी भाषा के संचित ज्ञान संग्रह को साहित्य कहा जाता है। किसी भाषा के संचित ज्ञान संग्रह को साहित्य कहा जाता है। साहित्य 2 प्रकार के होते हैं, एक गद्य और एक पद्य। जिसमें लेखक अपने भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करता है, भाषा और रचनात्मक प्रकृति द्वारा व्यक्त करता है, उसे हम गद्य साहित्य कहते हैं। जिसके साथ कहानी, कथा, पत्र, निबंध, संस्मरण, अनुच्छेद, संवाद, उपन्यास, जीवनी, रेखाचित्र, नाटक, एकांकी आदि आते हैं। जैसे विभिन्न हमारे लेखक इसमें रहे, साहित्यकार जो रहे, इसमें मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य चतुरसेन। पद्य साहित्य इस काव्य कविता भी कहा जाता है। जब कवि अपने शब्दों को छंद, तुक, लय द्वारा व्यक्त करता है, तब इसे हम पद्य साहित्य कहते हैं। पद्य यानी कि जो काव्य में लिखा जाता है। जैसे रही मन धागा प्रेम का, मत छोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए रे भैया, जुरे गांठ पर जाए। ये पद्य को गाया जाता है तो, और गद्य को पढ़ा जाता है। तो यहाँ बहुत सारे पद्य मैं पढ़ूंगा तो बहुत समय व्यतीत हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पढ़ते हैं। इसमें पद्य के जो मुख्य रहे दोहा हैं, कुंडली हैं,
कवित हैं, सवैया हैं, पद है, सोठा है, छंदबद्ध कविताएं और छंद मुक्त कविताएं इसके अंदर लिखी जाती हैं, जिनमें कबीर है, रहीम, मीराबाई, बिहारी, तुलसीदास, सूरदास, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंथ निराला, बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त हमारे भारत के श्रेष्ठ कवियों में से, पद्य कवियों में से जाने जाते हैं। अब उसके बाद हमने जो आज का अध्ययन किया वो भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण का किया। इसके बाद साहित्य का भी किया। अब इस पाठ्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपके समक्ष रखता हूँ। यहाँ भाषा के जो MCQ के बेस में है, जैसे भाषा किसे कहते हैं, यहाँ से आप अपने जो इसका टेस्ट देंगे, भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, बोलकर भाव एवं विचार व्यक्त करने वाली जो भाषा है उसे क्या कहते हैं। इस प्रकार के कुछ मैंने यहाँ 10 प्रश्नों का 10 प्रश्न आपके समक्ष रखे हैं, आप इनका उत्तर देंगे और नीचे इसके मैंने उत्तर भी दिए हैं, आप वहाँ से अपने उत्तरों की जांच भी कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए, ये हमने सबके लिए रखा है, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज के लिए, दोनों के लिए। उसके पश्चात यहाँ असाइनमेंट में वेब पेज में जा कर के 6th, 7th एंड 8th के सेकंड लैंग्वेज के अभ्यास कार्य भी दिए हुए हैं, उनको आप नोटबुक में लिखेंगे, अपने अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे और कोई भी त्रुटि होगी तो आप हमसे संपर्क करके अपना समाधान करेंगे। और आशा करता हूँ भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण को आपने अच्छी तरह से समझा होगा और अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।